कॉन्फ्रेंस में जहां केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। Will brief you on the cabinet decisions. Shri Ravi Shankar Prasad ji will first start the briefing. I also acknowledge the presence of Secretary Department of Economic Affairs Shri Shakti Kanta Das, Secretary Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare Shri S.K. Patnaik, Secretary Department of Posts Shri S.K. Sinha, Member Banking Shri M.S. Ramanujam. They will join at the appropriate time. Over to the Honorable Minister. मित्रों, आज कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, उसकी मैं विस्तार से जानकारी दूंगा और इकोनॉमिक अफेयर्स के सचिव शक्ति जी मेरे बाद कुछ विषय आपके सामने रखेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। लेकिन मित्रवर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी को झांसी जाना है, जो अपना विकास पर्व चल रहा है, उनकी ट्रेन है, तो एक मेजर फैसला एमएसपी के बारे में हुआ है, उसकी वो जानकारी देके निकल जाएंगे, फिर मैं विस्तार से बताऊंगा। राधा मोहन जी। इस वर्ष खरीफ के मौसम में सभी फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं, लेकिन अलग से समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद भी जो दलहन है उस पर 425 रुपये का बोनस और तिलहन पर 100 रुपये का बोनस और तिल पर 200 रुपये का बोनस देने का निश्चय किया गया है। और इस तरह से अरहर के दाल में जो वृद्धि समर्थन मूल्य में हुई है वो 9.2%, मूंग में 7.7%, उड़द में 8.1% और इसी प्रकार से तिलहन में तिल का हमने पहले भी बताया कि 200 रुपये और बाकी तिलहन पर 100 रुपये की बढ़ोतरी बोनस मूल्य में किया गया। समर्थन मूल्य भी सबके बड़े हैं और पूरा वो हम अब सबके बीच सर्कुलेट भी कर देंगे। खरीफ के सभी फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए गए। इसके अलावे दलहनों पर 425 रुपये अलग से बोनस देने का निर्णय हुआ है और तिलहन पर 100 रुपये बोनस देने का निर्णय हुआ है, लेकिन तिल पर 200 रुपये बोनस देने का निर्णय हुआ है। आपको धान में भी मिल जाएगा, 4.3% की वृद्धि हुई है। हाँ, पिछले आप जरा प्रेस ब्रीफिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर सारे सवाल पूछिएगा ना। आपको हमने पहले भी बताया था, कल भी, कि 5-6 में -13 वर्षा हुई थी और 7% उत्पादन कम हुआ था। इस बार -14 कम वर्षा थी, फिर भी उत्पादन जितना नीचे जाना चाहिए वो स्थिति नहीं आई, बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ये कल भी हमने बताया था। थैंक यू फ्रेंड्स। मित्रों, आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। राधा मुझे ठीक है, ओके। इकोनॉमिक अफेयर्स में जो फैसले हुए हैं उसकी जानकारी हम देना चाहते हैं। ये एक रेलवे के बारे में, ये मऊ तारीघाट न्यू लाइन प्रोजेक्ट, मऊ तारीघाट न्यू लाइन प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश एट ए कॉस्ट ऑफ 1765 करोड़, 1765 करोड़। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये जो पटना इलाहाबाद लाइन पर जो प्रेशर पड़ता है उसको ईज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पैरेलल लाइन हम बना रहे हैं जो दिलदार नगर होते हुए जाएगी, तो जो इलाहाबाद मुगल सराय पटना लाइन पर लोड पड़ता है उसको हम चेंज कर रहे हैं और उससे पूरे मऊ से इलाके की इकॉनमी पर बहुत ही प्रभावी असर पड़ेगा। वो इलाका चेंज होगा और ये प्रस्ताव पिछले 40 वर्षों से पेंडिंग था। ये आपको हम बताना चाहते हैं, 40 या संभवतः कहिए 50 वर्षों से पेंडिंग था। तो ये एक गेम चेंजिंग रेलवे लाइन है, जो मेन लाइन है आपके इलाहाबाद पटना मुगल सराय, उसके प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। ये आपको हम बताना चाहते हैं। मऊ से, उसका नाम है मऊ से तारीघाट,
ये जो लोग उस इलाके से परिचित होंगे उनको इस दिलदार नगर, सकलडीहा, जमानिया, ये सारे स्टेशन की जानकारी होगी। तो ये पैरेलल लाइन हम बहुत बड़ा गेम चेंजिंग काम कर रहे हैं। मित्रों, बाकी कुछ जो फैसले हैं आपको हम दे देंगे, वो सब रिटन नोट है। आपको कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर मुझे आपसे बात करनी है। एक हमने निर्णय किया है कि जो हमारे दक्षिण भारत के हमारे पत्रकार मित्र ऑलवेज रेज हैंड्स, तो ये जो चेन्नई मेट्रो रेलवे फेज 1 है, इसके एक्सटेंशन कॉरिडोर 1 को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इट विल कवर ए लेंथ ऑफ 9.051 किलोमीटर्स at a total cost of 3,770 crores। तो ये एक बड़ी बात है। It is under the proposal of Chennai Metro Rail Phase 1 project from Wassermanpet to Vimco Nagar। Wassermanpet to Vimco Nagar। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें आपको मालूम है कि the SPV in the Government of India and the Government of Tamil Nadu 50-50 equity each, where the GOI contribution shall be 713 crores and the rest will be from the Government of Tamil Nadu, including the land acquisition part of it। एक मैं आपको और बता दूं कैबिनेट डिसीजन के बारे में कि ये जो नॉन फूड सिक्योरिटी एक्ट के स्टेट्स 3 बचे हुए हैं, उसमें अभी तक थोड़ा when we give inclusion of any state in the right to food services act में, तो फिर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एलोकेशन होता है, मंथली एलोकेशन, उसका डिफरेंट फॉर्मेट होता है, आपको मालूम है। तो राइट टू फूड बिकम्स अ राइट। लेकिन 3 स्टेट अभी तक, तमिलनाडु, केरला और नागालैंड, इसका उसमें इंक्लूजन नहीं हुआ है। तो हमने उसके लिए 41,800 टन्स ऑफ फूड गेन फॉर बीपीएल लोगों के लिए दिया है। और बाकी डिटेल्स आपके इट इज़ 41,800 टन्स। तो बाकी इसके प्रेस नोट में लिखा हुआ है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, बाकी कई हमने MOU को अप्रूव किया है विद कतर एंड अदर कंट्रीज, वो डिटेल्स आपको मिल जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट ने किया है कि पोस्टल पेमेंट बैंक को अप्रूव कर दिया है। दिस इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। हम आपको बताना चाहते हैं कि पोस्टल पेमेंट बैंक में हमारे लगभग 1,54,000 पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें 1.39 लाख रूरल पोस्ट ऑफिस, 1.39 लाख। तो आज पेमेंट बैंक का आर्किटेक्चर ये है कि हम 650 पेमेंट बैंक ब्रांचेस स्टैब्लिश करेंगे देश में, 650, and these payment branches will be linked with the rural post offices, ग्रामीण डाक सेवक जो कहते हैं। आपको हमने अपने 2 साल की उपलब्धि के बारे में बताया था कि हमने किस तरह कोर बैंकिंग को तेज किया है। नाउ पोस्टल कोर बैंकिंग लिंकेज इज बिगर देन द स्टेट बैंक, इट इज 22,000 प्लस। और हम अपने देश के सारे जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनको मूविंग ATM हैंडहेल्ड डिवाइस देने वाले हैं, 1,30,000 बाई नेक्स्ट मार्च। उसको और एक्सपेडाइट करने वाले हैं। हमें आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी अपेक्षा थी कि हम इसको 3 साल में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने हमें एक चुनौती दी है, इसे 1 साल में पूरा करके दिखाओ। तो हमने उनके इस निर्देश को स्वीकार किया है। हमारे सेक्रेटरी पोस्ट यहाँ पर हैं, मेंबर्स हैं, एंड आई विश टू जस्ट अनाउंस दैट बाय सितंबर 2017 all the 650 branches of the postal payment bank will become operational। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। ये कि बहुत ही बड़ा फैसला है, और इसके शुरू होने के बाद हमारा पोस्टल पेमेंट बैंक विल बिकम द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ बैंक्स इन द वर्ल्ड। ये हमारी अपेक्षा है। हम क्या करने वाले हैं? अभी मैंने बताया 1.39 लाख रूरल पोस्ट ऑफिसेज हैं,
और हमारे 1.7 लाख डिलीवरी पोस्टमैन एंड ग्रामीण डाक सेवक हैं। दे विल बिकम द डिलीवरी एजेंट। हम लगभग 5000 ATM लगाएंगे फॉर मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, 5000 ATMs। और इसमें पेमेंट्स ऑफ DBT बेनिफिट, यूटिलिटी बिल्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, रेमिटेंसेस, थर्ड पार्टी सर्विसेज भी बहुत आएगी, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी और सिलचर से सूरत तक इतना बड़ा नेटवर्क किसी का नहीं है। और इसके अलावा हम EMI कलेक्ट कर सकते हैं, बैंक का डिसबर्सल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा इन द रूरल एरियाज, इन द सेमी अर्बन एरियाज एंड एड्रेसिंग द कंसर्न्स ऑफ द अनबैंक्ड पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर हमारा जो पोस्टमैन है, ही इज ए मूविंग नो योर कस्टमर, क्योंकि पोस्टमैन इलाके को समझता है, जानता है, इसलिए उसके हाथ में वो हैंडहेल्ड डिवाइस है, इज ए मूविंग ATM। तो बैंकिंग करना, इंश्योरेंस करना, थर्ड पार्टी डिलीवरी, बाकी सब चीज़ें। और हम अपने पोस्टमैन को और भी रीइंफोर्स करने जा रहे हैं। मैंने अपने पदाधिकारियों से चर्चा की है कि इसका विचार करें आप कि उनको एक अच्छा iPad और स्मार्टफोन भी मिले। तो ये भी वो प्रयास कर रहे हैं। मेरा निर्देश है उनको कि आई वॉन्ट दिस टू बी एक्सपेडाइटेड ऑन ए फास्ट ट्रैक बेसिस। तो जो हमारे सरकार की, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता थी कि पोस्टमैन को रीइंफोर्स करो, तो पेमेंट बैंक के माध्यम से हम देश के पोस्टमैन को बहुत रीइंफोर्स करने जा रहे हैं। और हम इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का भी बहुत प्रयोग करेंगे, लाइक पेमेंट वॉलेट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बाकी सारी चीज़ें हैं। इसका भी जो टोटल आर्किटेक्चर है 800 करोड़ का है, जिस 800 करोड़ 400 करोड़ विल बी इक्विटी एंड 400 करोड़ विल बी ग्रांट। तो ये इसका आर्किटेक्चर है। इट विल बी प्रोफेशनली मैनेज्ड, जिसमें एक CEO होंगे और बाकी पोस्टल के और एक्सपेंडिचर के और इकोनॉमिक सर्विसेज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बाकी इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा। और हम इसको बिल्कुल प्रोफेशनली मैनेज करेंगे विथ कमिटमेंट फॉर इक्विटी एंड ग्रोथ, ये दोनों चीज़ें करेंगे। तो देश के आर्थिक विकास में आज का ये कैबिनेट निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने प्रधानमंत्री के निर्देश को स्वीकार किया है कि जिसे हमें 3 वर्ष में शुरू करना था, हम 1 साल में करेंगे। और वो हमारे लिए एक बहुत गर्व का अवसर भी है कि हमारी पार्टी के प्रमुख चिंतक स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और उन्होंने अंत्योदय के लिए बहुत बड़ा काम किया था। आपको मालूम है, अंत्योदय शब्द उन्होंने ही निकाला था। तो उनकी जब हम 100 वर्ष की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो हम पोस्टल पेमेंट बैंक के माध्यम से देश के ग्रामीण, उपेक्षित, उदासीन वर्गों के समीप जा रहे हैं। सरकार उनके साथ है, ये व्यवस्था उनके साथ है। ये हमारी श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। तो इसका नोट आपको मिल जाएगा। तो आज एक बहुत बड़ा, और ये जो कि मेरे विभाग का विषय था, मैं मंत्री बनने के बाद से इसको बहुत ही प्राथमिकता में फॉलो कर रहा था, उसकी प्रक्रिया थी। फ्रेंड्स, बिफोर शक्ति कांदास speaks to you, I have to say something in preface. Just 2 minutes. Today he will give you the details of India's GDP touching 7.6%. And you will see the details he will give you. We have controlled fiscal deficit. We have controlled revenue deficit. We have increased our capital expenditure. We have increased our manufacturing. It's an all-round growth. And why it is important? In spite of a global slowdown, which is akin to 2008 scenario. Second, 2 years consistent severe drought in India. Number 3, very uncertain conditions in the Gulf and adjoining areas because of the emerging terrorist scenario. You know it very well, I need not elaborate that. In spite of these 3 challenges, Indian economy today is one of the highest growing economy in the world. The highest FDI. आपको मालूम, मेरे टेलीकॉम सेक्टर में मैंने बताया था 27,000 करोड़ रुपए आए फिर 2 साल में। तो देश को हमने बदला है। आज हम गुड, इसका क्या मतलब है? If you take care of policies, if there is no policy paralysis, there is good governance, there is effective delivery and good legislation. आपको मालूम है, आधार एक्ट हमने लाया, बैंक्रप्सी कोड हमने पास किया। तो all this gives a right signal. Now over to Shakti ji
for giving you all the details. Then we'll take questions. Thank you. थैंक यू सर। जैसे कि आपको पता होगा, कल दो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स का जो फिगर्स रिलीज़ हुआ है, एक है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, उन्होंने 15-16 का जो फिस्कल नंबर्स उन्होंने रिलीज़ किया है, और स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री उन्होंने जीडीपी नंबर्स रिलीज़ किया हुआ है। इस दोनों एरिया में काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। एंड जैसे कि मैं एक्सप्लेन करूँगा, द कंक्लूजन दैट यू विल सी is that the overall macroeconomic numbers and the fiscal numbers, the fiscal parameters and the macroeconomic parameters of the country are very, very robust. Fiscal parameters में mainly 5 जो highlights है वो मैं कहना चाहूँगा। First जो है वो fiscal deficit, जैसे कि मंत्री जी ने बताया, पिछले कई सालों से fiscal deficit वो बहुत बढ़ गया था, and the country was recovering from the financial crisis, and the fiscal deficit numbers had almost touched at one point about 6%, but then in 13-14 it was 4.4%. In the last 2 years, the government has adhered to the path of fiscal consolidation, and as the finance minister has announced, इसमें ये हुआ है, सबसे बड़ा important ये है कि जो fiscal deficit 13-14 में 4.4% था, वो 14-15 में 4.1% तक इम्प्रूवमेंट आया, और पिछले साल जैसे कि हमारा टारगेट था बजट में 3.9%, सो वी आर बैंक ऑन टारगेट। 3.9% फिस्कल डेफिसिट अचीव किया गया है, और ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। नंबर 2 जो है रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। किसी भी फिस्कल मैनेजमेंट या किसी भी बजटिंग में रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिडक्शन इन रेवेन्यू डेफिसिट मींस दैट आप फ्यूचर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और करंट एक्सपेंडिचर जो है, करंट एक्सपेंडिचर आप कम कर रहे हैं, और फ्यूचर एक्सपेंडिचर पे आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिस्कल जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो 13-14 में 3.1% था। पिछले साल मतलब 14-15 में ये 2.9 तक आया था, और 15-16 में 2.5% पर है। तो अगर आप इसको 13-14 का साथ कंपेयर करके देखेंगे तो द ग्रोथ इज़ अबाउट, द इम्प्रूवमेंट इज़ अबाउट 0.6%, और 14-15 और अभी इस साल के 15-16 के बीच में द इम्प्रूवमेंट इज़ 0.5%। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज it shows that, as I said again, I just want to repeat because this point is very important, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू डेफिसिट वो है क्या? वो रेवेन्यू डेफिसिट है कि आपका रेवेन्यू जो आ रहा है वो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितने हद तक आप मीट कर पा रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? उसमें आपका सैलरी, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, जितना सारा मेंटेनेंस और रिकरिंग एक्सपेंसेस, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा, इसका ये मतलब होगा कि आप फ्यूचर पे जो पैसा जो बच रहा है उस बिकॉज ऑफ दैट वो फ्यूचर पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड दिस 2 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैव बीन पॉसिबल बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है, जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है, और जो डिवोल्यूशन है, डिवोल्यूशन ऑफ द शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस टू द स्टेट्स, वो भी बहुत बढ़ा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की सब बात जब हम करने का, व्हेन वी लुक एट कैपिटल एक्सपेंडिचर, 15-16 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 2,35,000 करोड़ का है, जो सीजीए का फिगर्स आया है। वो 14-15 के ऊपर 39,000 करोड़ इम्प्रूवमेंट है। इट्स हायर बाय ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ ओवर 14-15। द एग्जैक्ट फिगर इज 38,572 करोड़। और 13-14 के साथ अगर कंपेयर करेंगे 15-16 का कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज़ हायर बाय ऑलमोस्ट 48,000 करोड़, 48,000 के आसपास हायर है देन 13-14। एग्जैक्ट फिगर है 47,578 करोड़। यस सर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो मतलब उसका मतलब ये होता है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसेट क्रिएशन कर रहे हैं। एसेट मतलब रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो हम बजटरी देते हैं, और जो मतलब बेसिकली इट इज़ एसेट क्रिएशन, इट्स ए क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, जो कि इकोनॉमी का, किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और जो कि फर्दर ग्रोथ को सस्टेन करता है, और जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट
हमेशा मतलब इकोनॉमी में सिर्फ वन टाइम नहीं होता है, उसका कंटिन्यूअस मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है। जैसे कि एक रोड आपने बनाया, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका वन टाइम बेनिफिट नहीं है, वो रोड वहाँ पे है और उस फॉर ईयर्स टुगेदर दैट रोड विल फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस, इट विल हेल्प फार्मर्स, सो दैट इज वाई कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। We have achieved these fiscal parameters despite, with another important thing that the plan expenditure जो है 14-15-16 का जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो है 4,71,000 करोड़, 4.71 लाख करोड़, 4,71,000 करोड़। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि 5 साल के बाद ऐसे पहली बार हुआ है कि एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एस्टिमेट से ज़्यादा है। 15-16 का बजट एस्टिमेट था कैपिटल जो प्लान एक्सपेंडिचर का बजट एस्टिमेट था 4.65 लाख करोड़, अगेंस्ट बजट एस्टिमेट ऑफ 4.6 लाख करोड़। जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो 4.71 लाख करोड़ से 10-11 के बाद ये पहले बार ऐसा हुआ है। 10-11 में आपको याद होगा उस साल वो जो ऑक्शन हुए थे, 3G ऑक्शंस हुए थे, उसके 1 लाख करोड़ के आसपास पैसे आए थे, तो इसीलिए मार्जिनली कैपिटल जो प्लान एक्सपेंडिचर हायर था। लेकिन 5 साल के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये प्लान एक्सपेंडिचर हायर है। इसका और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट अचीव करने के लिए किसी तरह का प्लान कट नहीं किया। बजट में, रिवाइज एस्टिमेट स्टेज में या किसी भी स्टेज में पिछले साल ये फिस्कल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट को अचीव करने के लिए किसी तरह की प्लान एक्सपेंडिचर का कट नहीं हुआ, बल्कि रिवाइज एस्टिमेट्स में उसको बढ़ाया गया था और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो हायर है। डिवोल्यूशन, जो टैक्स डिवोल्यूशन है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से 15-16 में टोटल 5,06,000 करोड़ 5.06 lakh crore were devolved to the states as share of central taxes. ये 14-15 के हिसाब से compared to 14-15 it is higher by 1,68,000 crores. और अगर 13-14 के साथ आप कंपेयर करेंगे तो it is higher by about 1,88,000 crores. So despite such high devolution of share of central taxes to the states, the government has been able to increase capital expenditure, increase plan expenditure, and also has been able to achieve revenue and fiscal deficit targets. Now, what do all these things show? What are the conclusions that we get from here? इसका पहला इसका ये conclusion निकलता है कि जो fiscal parameters है भारत का, it is in line with budget projections और it is very robust. It also shows कि गवर्नमेंट का जो बजट मैनेजमेंट है और जो ओवरऑल फिस्कल मैनेजमेंट है सरकार का, that is also very effective and very efficient, and it shows a very prudent fiscal and budget management. ये फिस्कल नंबर्स अगर आप ग्रोथ के साथ मिलकर देखेंगे जो कि कल रिलीज हुआ था, Q4 लास्ट ईयर 15-16 का जो फोर्थ क्वार्टर है, जनवरी टू मार्च 2016 का जो कि फोर्थ क्वार्टर है 15-16 का, उसका जीडीपी ग्रोथ जैसे आपको पता होगा 7.9% और पूरा साल का 15-16 का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.6%। तो ये जो फिस्कल रोबस्टनेस जीडीपी ग्रोथ के साथ अगर दोनों मिला के देखेंगे तो आई थिंक इंडिया कम्स आउट, जैसे कि बार बार IMF और कई सारे इंटरनेशनल फोरम में वो दोहराते हैं, इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन ए ब्राइट स्पॉट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। एंड इंडिया, जैसे कि मैं बिगिनिंग में कहा था, इंडिया हैज़ अ वेरी रोबस्ट मैक्रोइकोनॉमिक एंड फिस्कल पैरामीटर्स। जीडीपी ग्रोथ का एक दो पॉइंट्स में आपको कहना चाहूँगा। जीडीपी ग्रोथ पिछले कई सालों में बहुत कम हो गए थे, बिलो 7% चला गया था। 12-13 में जीडीपी ग्रोथ था 5.6%, 13-14 में 6.6% था, लेकिन 14-15 और 15-16 में इट हैज़ एक्सीडेड 7%। तो वो 7% का जो एक बैरियर था, इट हैज़ क्रॉस्ड इन द लास्ट 2 years। 14-15 का जीडीपी ग्रोथ आपको पता होगा 7.2% था और 15-16 का 7.6% हुआ है। और जैसे पहले मंत्री जी ने बताया, ये हम कर रहे हैं, वी हैव टू सी इट कॉन्टेक्चुअली। कॉन्टेक्चुअली क्या है कि वर्ल्ड इज फेसिंग हेडविंड्स, द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो इज प्रिटी डिफिकल्ट, टफ
and may I say that it is also pretty grim. Many continents and economies, including the advanced economies, are not doing well. And in all this, India showing 7.2% and 7.6% are definitely very, very robust. And इसका अगर आप segregate करके देखेंगे, इसका एक important component रहा है industry और manufacturing sector. इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री का जीडीपी ग्रोथ, जो जीडीपी में इंडस्ट्री का कंपोनेंट है, वो 12-13 में 3.6% ग्रोथ था, 13-14 में 5% ग्रोथ था, मतलब दोनों 5% के नीचे थे। 3.6 12-13 में और 13-14 में 5% थे। 14-15 में जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो 5.9% हो गया था, मतलब करीब 6%, और 15-16 में इट इज़ 7.4%। और इसका मेन कारण ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। 13-14 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ था 5.6%, 14-15 में वो around it remains stable at, it remains almost at flat at that level 5.5%। लेकिन 15-16 में क्योंकि पिछले 2 साल में कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं, इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एफडीआई में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, पावर सेक्टर प्रॉब्लम्स हैव बीन एड्रेस्ड, स्टील सेक्टर प्रॉब्लम्स हैव बीन एड्रेस्ड। तो इसका इस सब डिसीजंस का ये नतीजा है कि the result, the outcome of all these initiatives taken by the government is that in 15-16, the manufacturing sector has recorded a growth of 9.3%. और जो जैसे मैं कंक्लूड करने से फिर यही कहना चाहूँगा that the government has taken number of reform and other measures, policy initiatives. We can say with confidence that all the reform measures, the policy initiatives, the direction which the budget has given this year for economic growth, especially in agriculture and rural sector, etc., all this put together, I think we are beginning to see the results, and this is reflected in the overall GDP and in the fiscal numbers. One more point I would like to also mention that this year जो projections है monsoon का, the projections are that the monsoon will be good. We hope that the monsoon will be good. With a good monsoon, with agriculture sector and the rural sector doing well, not only because of the monsoon, but because of the big thrust which the budget this year, 16-17 budget has given to the agriculture sector, to the rural sector, and to the rural infrastructure sector. All this put together, with a good monsoon, I must again mention, I think India as an economy, we should be able to reach 8% growth in the current year 16-17. Thank you. Friends, before I take questions, only one thing I have to add on this issue. What does it indicate? If there is good leadership and good governance means honest governance. Good governance means no policy paralysis. Good governance means transparent governance and good monitoring. So even under very, very trying circumstances, you can deliver results. और 9% जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है वो अपने आप में बहुत यूनिक है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में टर्न अराउंड देख रहा हूँ, उसकी भूमिका, बाकी की भूमिका। एंड दो चीज़ और, 1 रैंक 1 पेंशन का आउटगो हमको झेलना पड़ा, एंड जो 14 फाइनेंस कमीशन में इतना देना पड़ा, इसके बावजूद हम आगे किए। Now we open to questions. One question from there. Yeah. So my question is to Mr. Das. So the rise in crude oil prices, is it a matter of concern for the government? And do you think now? Those are the visuals we're getting for you from the cabinet briefing, which was underway. Union IT Minister Ravi Shankar Prasad and Revenue Secretary Shaktikant Das were addressing the media persons. They talked of important decisions. The cabinet has approved setting up of India Post Payments Bank, that is IPPB, at Public Limited Company under Department of Posts with 100% centre equity. The cabinet has also approved a new broad gauge line between Mao and Tarighat in Chhattisgarh, that is a total length of 51 kilometers. Earlier in the day, the CCEA had approved the MSP for Kharif crops that will be effective from 1st of June. The minister also highlighted the achievements of the government in the past 2 years and also how difficult it has been to maintain the growth trajectory of the country. The paper also
The minister also talked of the GDP, which is standing, which was announced yesterday. The impressive GDP number was standing at 7.9%, and the minister and the revenue secretary enlisted the factors that led to the growth of the country. And he also said that in spite of the OROP and other challenges which were faced by the country has managed to put forth a robust growth. So more or less, these were the highlights of the cabinet briefing. We will get you the details in the bulletin that follows. Stay with us.